मैं अपने फेलियर्स होने के बावजूद गलत दिशा में नहीं गई, कारण एजुकेशन। जब काम मिले उसको दिल से करो, प्यार से करो, ताकि उसके कहीं भी शायद कोई बोलते हैं ना, उसका इम्प्रेशन छूट जाए। खूबसूरत मोड़ दे के छोड़ना अच्छा, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए। ये संबंधों के जब गुत्थियों में उलझो तो ये गाना बड़ा काम आता है। किशोरदा के दूर कर आई के जो गाने थे, कितनी अच्छी राइटिंग है उनकी, कितनी अच्छी लिरिक्स है, और वो लिरिक्स ही होते थे जो आपके दिल को छू जाते। दर्द भी हमें कबूल, चैन भी सब क्या, बिल्कुल हर तरह के फूल हार में पिरो। दिस इज सच अ गुड कॉन्वर्सेशन, तभी तो ये फेमस है। नो रियली, बिकॉज़ क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन में थोड़ी डाइवर्सिटी होनी चाहिए। ऑफ कोर्स वी आर प्रमोटिंग द फिल्म। सारिका जी, नीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ललन टॉप में। थैंक यू। आपकी भेजा फ्राई प्रजानियाँ बहुत पसंद है मुझे, और आपकी रिहाई बहुत अच्छी फिल्म थी। मैं उसको एग्जांपल हर जगह देता हूँ। लॉन्ग टाइम बैक वैसी फिल्म बनी नहीं कोई इंडिया में, मतलब अगर उसका विषय सुना है तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएं। एक मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि वो एक गाँव की कहानी है जिसमें उसके मर्द बाहर नौकरी करने जाते हैं, और बाहर वो नौकरी भी करते हैं और मन में जाता है वो भी करते हैं, डिज़ायर्स पूरी करते हैं। औरतें बच्चे संभालती है, पूरे गांव में बूढ़े होते हैं और बच्चे होते हैं और औरतें होती है। तो धीरे धीरे ये होता है कि बाहर से कोई यंगस्टर्स आते हैं तो औरतें संबंध बनाने लगती हैं उनके साथ। नसीर का रोल था ना वो? हाँ, नसीर जी का रोल था। और तो उसमें हेमा मालिनी का कैरेक्टर होता है, वो रेजिस्ट करता है इनिशियली, बाद में वो भी प्यार में पड़ता है, फिजिकल होता है। और विनोद खन्ना का कैरेक्टर हस्बैंड का होता है, वो लौट के आता है। तो पहला शॉकर तो ये होता है कि भाई वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। दूसरा ये होता है वो कहती है मैं बच्चा रखना चाहती हूँ। वो एक टिपिकल गांव की महिला है जो पति की आज्ञा के खिलाफ जा भी नहीं सकती है। और फिर पंचायत बैठती है, और पंचायत में जो मर्द है हुक्का पीते पीते जब बोलने लगते तो एक बूढ़ी औरत खड़ी होती है कि तुम लोगों को तो यहाँ से मार के मैं भगा दूंगी, अभी तुम कौन होते हो कहने वाले, हम डिसाइड करेंगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और उसके बाद विनोद खन्ना के कैरेक्टर को थोड़ी सी अक्ल आती है, और वो सब अब वो फाइनल उसका क्लाइमेक्स ये होता है कि उसका दोस्त, उसके गांव, समाज के सबके लोगों को वो कहता है कि आप बाहर रहो, अपनी पत्नी को घर के अंदर लेके जाता है, दरवाजा बंद कर लेता है कि हम देखेंगे क्या करना है। इतनी गजब की फिल्म, ना तो बाहर बहुत बढ़िया फिल्म, अरुणा राजे ने बनाई थी। तो आज हमारे साथ दो ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने ऐसी ऐसी फिल्में की हैं कि मतलब ये बड़ा एक फनी और बड़ा सैड सा है कि उनके कम बैक को ऐसा देखा जाता है जैसे उनको आवश्यकता थी, हमें आवश्यकता थी उनकी। और लौट के आने के बाद भी दोनों एक से एक बढ़ के प्रोजेक्ट्स दे रही हैं। और मतलब अभी मैं सोच रहा था खड़े खड़े कि अगर मान लो मैं हटा दूं आप दोनों को कम बैक्स, तो वो स्पेस खाली लगने लगेगा कि उन फिल्म से वो नहीं है, उनकी जगह कोई उनकी जगह ले नहीं सकता है। तो पहली बात तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे ऊंचाई फिल्म का नाम है कि हाइट, और एक कहावत भी है कि मतलब अगर आपको ऊंचाई छूनी जिंदगी की तो आपको स्ट्रगल्स के एकदम नीचान से जाना पड़ता है। आपने वो किया है, आज हम आपकी ऊंचाई देख रहे हैं। तो ये कितना आसान और कितना मुश्किल होता है, रहा है आपके लिए कि आप आज सक्सेसफुल हैं, काम कर रही हैं, लेकिन उसके पीछे जो गजब का परिश्रम है, स्ट्रगल है, निराशा का समय रहा होगा, उसमें कोई नहीं, आप अकेले हैं। तो क्या ऐसा मोटिवेशनल स्टोरी है, वन लाइनर है, क्या है जिसने आपको क्योंकि समाज है वो उगते सूरज को सलाम करता है, आपने हिम्मत से पार कर लिया तो आप बैठे हो, सब आपको ऑटोग्राफ लेने आते हैं। अगर आप नहीं कर पाते तो कोई आके नहीं कहता कि आप कैसे हो, आप अच्छी एक्ट्रेस थी। ये जो पूरा फिनोमेना है, इसको आप दोनों कैसे देखते हैं, और क्या स्ट्रेंथ आप हमें दे सकते हैं, दूसरी जो देखने वाली बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, उनको? एक तो सॉरी मैं ये कहूँगी कि मेरे बारे में ये सब जो आप पूछ रहे हैं, अगर अच्छे से जानना हो तो मेरी बुक में मैंने सब लिखा है, ऑटोबायोग्राफी में। सच कहूँ तो मैं अगर एक लाइन में मैं कहना चाहूँ तो आई एम वेरी थैंकफुल टू माई मदर, जो नहीं चाहती थी कि मैं फिल्मों में आऊँ। वो मैं चाहती थी मैं IAS ऑफिसर बनूँ, और वो
एजुकेशन को बहुत महत्व देती थी। तो मैंने आने से पहले MA MPhil किया हुआ है संस्कृत में। मैं सोचती थी मुझे अगर एक्टर बनना है तो मेरा ये क्या काम आएगा, लेकिन मैं अपने फेलियर्स होने के बावजूद गलत दिशा में नहीं गई। कारण एजुकेशन। एजुकेशन सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं होता, वो माहौल, वो सीख, अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट्स, और ये भरोसा कि अगर मुझे काम नहीं मिलेगा तो मैं पढ़ा सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, गलत दिशा में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। सो दिस एजुकेशन विच माई मदर इंसिस्टेड अपॉन, जो मैं तब हंसती थी, उसने मुझे बहुत बचाया है। आई थिंक ये फेजेस तो आते ही हैं लाइफ में, काम में तो बहुत आते हैं, बिकॉज ये काम का जब सवाल है ये बहुत ही एक टेम्परामेंटल सिचुएशन रहती है, पर्सनल लाइफ में भी आते हैं। बट आई थिंक जो भी हो, मैंने एक ही चीज़ सीखी है ज़िंदगी से कि बस उठ के फिर चलना चाहिए। इट डजंट मैटर आप कितनी बार गिरते हैं या कितनी तकलीफ होती है। और कभी कभी जैसे काम में तो बहुत हो जाता है, यू नो, एक सडनली आपको लगता है इतना अच्छा हो गया, सडनली 1 साल 1.5 साल कुछ नहीं होता, सडनली एक भीड़ आ जाती है, यू नो। सो उस वक्त एक ही होता है कि बस आप करते रहो, और जब काम मिले उसको दिल से करो, प्यार से करो, ताकि उसका कहीं भी शायद कोई बोलते हैं ना, उसका इम्प्रेशन छूट जाए। ये इस फिल्म में गाना भी है, ये जीवन है, बहुत ही उसकी कोर है पूरी फिल्म की। और ये जब गाना मैंने सुना तो मुझे मेमोरीज आई कि मैंने बहुत बार ऐसा नोटिस किया कि जैसे मुझे बहुत कोई लाइफ में दुख सा हो रहा है या एक अलग जोन में जा रहा हूँ, तो कुछ फिल्मों के गाने हैं बिल्कुल जो पूरा पकड़ते हैं उसको सही से। एब्सोल्युटली। ऋषिकेश मुखर्जी साहब की फिल्मों के गाने, आनंद के गाने, तो मैं क्योंकि जब आप उस जोन में हो ना, तभी आप रियलाइज कर सकते हो कि हाँ, खुशी में तो समझ ही नहीं आता है, एंटरटेनमेंट है, निकल के आगे। ऐसे कौन से गाने या वन लाइनर्स हैं जो वाकई में फिल्मों के हैं लेकिन काम आए हैं रियल लाइफ में आपके, अगर आप याद कर सकें कि ये गाना मैं एक जो वो है, वो तो मतलब काम किसी तरह से खूबसूरत मोड़ दे के छोड़ना अच्छा, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए। ये संबंधों के जब गुत्थियों में उलझो तो ये गाना बड़ा काम आता है, सुलझाता है। सुलझाता है, रियली सुलझाए ना सुलझाए, हिम्मत बढ़ाता है। मैं तो सारा टाइम, मैं तो पुराने गानों, हिंदी फिल्मों की फैन हूँ। मैं तो हर सिचुएशन में अपने आप को गाना गा के मन बहला लेती हूँ। आपका कोई फेवरेट? मुझे मैं तो ये बिलीव करती हूँ कि एक काफ़ी कम से कम 5-6 जनरेशन है इंडिया में, हिंदुस्तान में, जो फिल्मी गानों पे बड़ी हुई। विविध भारती लगा लीजिए, सिलोन लगा लीजिए, और हर इमोशन का एक गाना। हाँ, जब आपको इश्क होता था तो एक गाना होता था, जब ब्रेकअप होता था तो एक सैड सॉन्ग होता था, जब दोस्ती का गाना है, आई मीन हर इमोशन के लिए गाने हुआ करते थे। इट इज सच एन अमेजिंग थिंग। ये हम क्लासिकल म्यूजिक की बात करें, फिल्म म्यूजिक की बात करें, इतने टैलेंटेड थे। तो मेरा सबसे फेवरेट गाना जो मैं हमेशा लाइफ में याद रखती हूँ वो हम दोनों का है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला। एक मतलब वो बहुत ही बढ़िया गाना लगता है मुझे। और बाकी दूसरे नंबर पे मैं कुछ बता सकती हूँ, लेकिन सच में वो एक ऐसा दौर था, शैलेंद्र जी, ये म्यूजिक डायरेक्टर्स, एस डी बर्मन, यू नो, मदन मोहन, आप सबको देखें, इतने सारे गाने हैं कि वो दूसरा नंबर देना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्या राइटिंग होती थी। एक आपको वो याद है किशोरदा के दूर कर आई के जो गाने थे, कितनी अच्छी राइटिंग है। गुरुदत्त जी के आप गाने देखिए, ये दुनिया, यू नो, उनकी कितनी अच्छे लिरिक्स हैं, और वो लिरिक्स ही होते थे जो आपके दिल को छू जाते। दर्द भी हमें कबूल, चैन भी सब क्या, बिल्कुल हर तरह के फूल, हार में पिरोल, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो। कितनी सिंपल चीजें हैं, मगर वो एक गाना बहुत अच्छा लगता था, जिंदगी का साथ। बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं सीरीज में आज भी ट्रिब्यूट देते हैं, वो उसके बिना रेजिस्ट नहीं कर पाते। यस, कितने गाने कमबैक कर रहे हैं। विजय आनंद जी के गाने कितने अच्छे हैं, विजय आनंद जी की फिल्मों के गाने तो आपने मेरा वो देख रहे हैं, आजकल मेरा एक नया शौक चढ़ा है, स्लो मोशन में साड़ी वाड़ी, जब क्योंकि प्रमोशन में तैयार होती हूँ उसके बाद मैं स्लो मोशन करती हूँ और उसमें पुराने गाने डालती हूँ। देखा है? प्लीज देख लेना,
फॉलो करते हैं मुझे? जी, जी, हाँ तो देखना। जी। सो बैड आई एम। ये एक चूंकि ये ऊंचाई और सूरज बढ़ जाती है, और मैंने ये सवाल बाकी उस पैनल से भी पूछा सुबह कि ये एक कोर बात निकल के आती, बहुत भले इंसान है, सज्जन आदमी है, सूरज बढ़ जाती है, इसके अलावा दूसरा वाक्य सुनने को नहीं मिलता है। तो मेरे मन में ये भी आया कि इंडस्ट्री में और कौन से भले इंसान हैं जो हर किसी न किसी को मिले होते हैं, जिन्होंने आपको शुरू के फेज में, करियर में कभी भी आपकी हेल्प की और ऐसा जेस्चर दिखाया है जो हमेशा आपको याद रह जाता है। आप लोगों की पूरे इतने लंबे करियर में ऐसे कौन से सज्जन और भले इंसान इंडस्ट्री के अंदर आपको मिले जो आपको लगते यार कमाल इंसान था? रतिकांत बासु, जिनके साथ स्टार प्लस के जो सीईओ थे, वो भी बहुत भले इंसान, बहुत ऐसा इंसान मैंने नहीं देखे। आप बासु भट्टाचार्य साहब और बासुदा तो गुरु थे, बिल्कुल गुरु थे, क्योंकि मैंने जब ट्रांजिशन किया चाइल्ड स्टार से मेन लीड का, उसमें कोई गैप नहीं था। तो मतलब सीधा ये शूटिंग भी हो रही थी और जैसे गीत गाता चल की शूटिंग हो रही थी, और खुशबू का बस 1-2 शॉट था क्योंकि मेरा रोल कट गया था उस पिक्चर में। मेरी बासु चैटर्जी नहीं, बासु भट्टाचार्य। तो वहाँ से गई, फिर बासुदा के साथ मैंने 3 फिल्में की, मधुमालती, अपना उसके पहले आनंद महल, मधुमालती, गृह प्रवेश। तो जब तक गृह प्रवेश तक पहुंची तब तक मतलब मैंने बहुत सीखा। मुझे ढंग से चलना नहीं आता था, मैं थोड़ा पाँव फेंक के चलती थी, तो वो कैरेक्टर थोड़ा बहुत फेमिनिन था। तो बस वो किताबें रख के सर पे प्रैक्टिस कर रहा है। लाइन खींच के बोलते थे, अब ऐसे चलो, बिकॉज लड़कियां ऐसे चलती हैं, फिर आवाज यूज कैसे करना, ये वो तो गुरु थे बिल्कुल। How old were you? I was about 16, 17. अच्छा। So he was like a proper teacher जिसको बोलते हैं। So हाँ, उनको बहुत मतलब वो है, मगर आप बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो आपको कितना सिखा देते हैं। हाँ, छोटे हाँ, बचपन में मैंने दादा मुनि के साथ इतना काम किया। कभी कभी मैं याद करती हूँ, उनको अस्थमा की बीमारी थी, वो कितनी मुश्किल से भी वो आशीर्वाद में शूटिंग करते थे। मैं बहुत छोटी थी तो मुझे लगता नहीं मुझे वो समझ आता था, लेकिन अब जब कभी मेरी तबीयत ठीक नहीं होती और मैं वो क्यों नहीं, मुझे जाना है, तो आप सोचते हैं कि ये कहाँ से आ रहा है, वो कहीं पे आपके जहन में रह गया है। सो बहुत लोग बहुत फेमस कर देते हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग। आशीर्वाद तो अद्भुत फिल्म थी, बहुत मेरी बहुत फेवरेट फिल्म है। रिश्ता की 2-3 फिल्मों में जो उससे जो मेरी एक बहुत फेवरेट फिल्म है, जिससे मुझे बहुत प्राइड फील होता है कि मैं उस फिल्म का हिस्सा हूँ, जबकि मैं बहुत छोटा हिस्सा हूँ, बट मैं कह सकती हूँ मैं उसमें हूँ। वो सत्यकाम। आप देखिए अगर उस फिल्म को, बहुत उसमें आपने देखी नहीं है, पता नहीं देखिए। आई थिंक मैंने भी देखी है, बट आई डोंट रिमेम्बर। कहानी जो है, जो वो कहना चाह रहे हैं उसमें, बहुत बहुत स्पेशल है। वो रिश्ता ने कितनी मतलब बहुत सारी अच्छी फिल्में बनाई थी। मेरे 2 सवाल हैं खत्म करने से पहले। एक, और दोनों सवालों से मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि हम कितने भी इंटरव्यूज कर लें, कितना भी लिख दें, लेकिन एक्ट्रेसेस को इंटेलेक्चुअली बड़ा इन्फीरियर और इररिलेवेंट सा भी समझा जाता है दर्शकों की नज़र में, कि हीरो है, बस ये आ गया, दुनिया यहीं ख़त्म हो चुकी है, आगे कुछ नहीं है। तो एक सवाल ये है कि बोमन ईरानी ने एक बात बोली थी कि जब मैं अपनी वेफर वाली दुकान पे बैठा करता था तो मैं क्या करता था कि कैरेक्टर बिल्डिंग एक्सरसाइज करता था। कोई आदमी आके जब मुझे वो पैसे दे रहा बटवा निकाल के, तो सिर्फ बटवा निकाल के पैसे देने के तरीके से मैं ये पता लगाने का प्रयास करता था कि वो कैसा इंसान है। ऐसा करते करते बेसिकली वो कहना ये चाह रहे हैं कि एक एक्टर जो होता है वो सी थ्रू करता है। अब मैं जैसे आपके सामने बैठा हूँ ना, तो आप एक्सटीरियर से आप ये नहीं पता लगने दोगे, लेकिन आप मेरे सी थ्रू कर रहे हो, कौन है, कहाँ से आया है, किस बैकग्राउंड का है, क्या एजेंडा है, किस सवाल के पीछे इसका क्या मकसद है, कौन से सवाल से ये पेज व्यूज निकालना चाहता है, कौन सा जेन्युइन सवाल है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप ये बताएं कि हम सी थ्रू करते हैं, आपके आर पार हम देखना जानते हैं, एक एक्टर होने के नाते भी और एक इतना लंबा एक्सपीरियंस होने के नाते भी। मैं इसे सी थ्रू नहीं कहूँगी, ऑब्जर्वेशन कहूँगी।
कई बार मैं किसी रोल में शॉट के टाइम कुछ कर जाती हूँ जो शायद मैंने 20, 25, 30 साल पहले एक सड़क में चलती हुई औरत को करते देखा था या उसका हाव भाव देखा था। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऑब्जर्वेशन। अभी मैंने हाल ही में इसमें ऊंचाई में मैं बहुत टर्किश सीरीज देखती हूँ, तो वहाँ छोटे बच्चे को वो एक बात बोलते बार बार बोलते हैं, तो मुझे लोग हंसते भी थे, क्या तुम अपना टाइम वेस्ट करती हो। मैं कहती हूँ जिंदगी में कभी कुछ वेस्ट नहीं जाता, मेरा यहाँ आपसे मिलना कोई वही वेस्ट नहीं जाता। तो सडनली शॉर्ट में मैंने बच्चे को वैसे ही बोला, मुझे वो आगे ब्रेन भी अलग चीज़ है। सो दिस इज द ऑब्जर्वेशन विच वी डोंट प्लान टू यूज, बट वो आ जाता है। दैट इज वेरी ब्यूटिफुल आई थिंक ना। हाँ, एज एन एक्टर आप ऑब्जर्व करते हैं, डेफिनेटली इट्स अ वेरी नेचुरल इंस्टिंक्ट, बट मैं डेली बेसिस पे और सबके साथ नहीं करती। जैसे आपसे मिली हूँ मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, बिकॉज मुझे लगता है ये बहुत ही टायरिंग है प्रोसेस। नहीं, पर सबकॉन्शियस में नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। Really? मेरा तो हर जगह मैं मुझे लगता है करती हूँ जब कोई चीज़ ऐसे लगता है ना, आप कभी किसी को देखते हैं और आपको दूसरी बार वो जिसमें कुछ अद्भुत चीज़ होती है वो दिख जाती है, तो जो आपको उठानी हो, बट नॉर्मल डेली बेसिस पे बिल्कुल नहीं। ऑल्सो क्या होता है कि वो फिर आप अपने काम से अलग नहीं हो पाते, आप हर वक्त फिर वो एक्टर बन के रह जाते हैं। तो मेरे लिए वो ज़रूरी है कि मैं उसको पैकअप करके मैं तो यूज करूंगी इनका पूरा ये शांत और विदाउट गर्दन। ये हम कैसे ऐसे से बात करते हैं, ऐसे पूछ रहे हैं। अच्छा, तो आपने कभी ऐसा कहा है? हाँ, मेरे को ऐसे ही होता है, मेरे को ऑब्जर्वेशन। इसका दूसरा सवाल जो मेरा ये था, एक फिल्म है बॉलीवुड कॉलिंग, नागेश कुकनूर ने बनाई थी। वो फिल्म थी बॉलीवुड का सटायर, कि बॉलीवुड या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कैसे फंक्शन करती है। प्रोड्यूसर्स जो एजेड एक्टर्स होते हैं, जो विग लगा के और यंग एक्टर्स के साथ वो है, और उसके आने से पूरा रुक जाता था सबको, साहब आगे, सर आगे, सर आगे, वो सब। उसमें पेरिजा जोराबियन का एक कैरेक्टर होता है, तो वो बहुत सतही और एकदम तितली नुमा इंसान की तरह प्रिटेंड करती है, जिसमें बिल्कुल भी अकल नहीं है, और वो प्रोड्यूसर से चिपक जाएगी, सर 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 ये करेगी। एक मोमेंट आता है जब एक फॉरेनर एक्टर उसमें काम कर रहा था, तो उसके सामने वो खड़ी होकर बोलती है, वो एक शब्द यूज करती है, वो ये कहती है कि तुमको लग रहा होगा कि मैं एक एयर हेडेड टेंट्रम थ्रोइंग बिम्बो हूँ, पर ऐसा नहीं है, ये मेरा डिफेंस मैकेनिज्म है, मुझे सब पता है। और फिर वो सीनियर एक्टर की राज खोलने के लिए बार बोलता है कि मैं नहीं बोलूंगी। तो ये एक लोगों के मन में बड़ा गलत भ्रम है कि जैसे अमीषा पटेल है, तो उसका अगर सुपरफिशियल कैरेक्टर उसने किया है, तो वो लोग ये भूल जाते हैं कि उसने इकोनॉमिक्स में गोल्ड मेडल जीता है, तो वो न जाने क्या क्या काम कर सकती है। मुझे देख के बोल रहे हैं, मेरे तो सबसे आई एम द बिगेस्ट एग्जांपल जी, आई एम द बिगेस्ट एग्जांपल जी, कि मैंने अगर बिना शादी के बच्चा पैदा किया तो मैं हीरोइन का या गाँव की लड़की का रोल ही नहीं कर सकती। मैं तो सफर किया पूरी जिंदगी, और किसने मुझे ये बनाया है? सोशल, ये मीडिया, अब तो सोशल, ये मीडिया वालों ने, बिल्कुल उन्होंने मेरी इमेज ऐसी बना दी, और उसकी वजह से मुझे काम में बहुत नुकसान हुआ। तो मैं तो बिगेस्ट एग्जांपल हूँ। तो ये आप भी सारिका जी क्या कहना चाहेंगी इस पे, कि ये जो एक मतलब हीरोइंस होती है ना, हीरोइंस का जो स्पेस है ना, वो बहुत एक जो इंफीरियर मान लिया गया। जैसे आप तो क्या है कि रोल्स करें, आपने नेशनल अवार्ड जीते हैं, आपकी कमांड कॉमर्शियल सिनेमा में रही है, आर्ट हाउस सिनेमा में रही है, तो जज करने के लिए किसी आदमी का कद भी चाहिए, तभी वो आपको जज करेगा। लेकिन नॉर्मली कमर्शियल सिनेमा में जितनी भी एक्ट्रेसेस होती हैं, वो उनके लिए कमोडिटी है, जिसके पास कोई ब्रेन नहीं है, मैं कंज्यूम कर लूँ इसको विजुअली, हीरो को मैं इज्जत दे दूँ, इसको कंज्यूम कर लूँ। तो आप चूंकि काम करती है, तो आप क्या इस पर थोड़ा लाइट डालना चाहेंगे कि जितनी एक्ट्रेसेस ये काम ऐसे रोल्स करती हैं, बहुत स्मार्ट, इंटेलिजेंट और बहुत शार्प, और वो उस हीरो से किसी मिजाज से कम नहीं, जिसको आप स्पेस दे रहे हो उसको नहीं दे रहे हो। आप अगर, मुझे लगता है आप जो कह रहे हैं शायद कुछ हद तक सही हो, लेकिन अभी थोड़ा ये कुछ माहौल कम से कम 15 साल पहले का माहौल है, टू बी ऑनेस्ट। इन पिछले 15 सालों में मुझे लगता है इंडस्ट्री में जो एक अप्रोच है वो काफ़ी बदल गई है।
बहुत रिस्पेक्ट है। आप कितने लोगों से बात करेंगे, तो जिस तरह वो फीमेल एक्टर्स को देखती हूँ उसमें बहुत फ़र्क आता है। और मैं अपने आजू बाजू में भी देखती हूँ, मैं खुद भी देखती हूँ, बिकॉज मैंने जब ये हुआ करता था तब से मैंने एक्सपीरियंस लिया हुआ है। तो मुझे लगता है आज इतनी वो बात नहीं। आज औरत उठ के जब एक्ट्रेस कुछ बात करती है तो लोग सुनते हैं, लोग समझते हैं, लोग अप्रिशिएट करते हैं, लोग उस पर डिस्कशन करते हैं, विच इज़ वेरी फाइन। आप डिसएग्री करें और उस पर कॉन्वर्सेशन हो, वो बहुत हेल्थी चीज़ है। और ये, और दूसरी बात, हीरो वर्शिपिंग एक एक्चुअली दूसरा मुद्दा है। वो हम जेंडर पे कंपेयर करते हैं, मगर ये हीरो वर्शिपिंग, जो मेल हीरो वर्शिपिंग, दिस इज वेरी मेल थिंग, जिसको बोलते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं। और हम, क्योंकि जेंट्स ज़्यादा पिक्चर देखने जाते हैं, हमको लगता है कि सब वही है। शायद हम औरतों को पूछें, औरतों की भी तो अपनी हीरोइंस हैं जो उनकी हीरो हैं। सो इट इज़ दैट काइंड ऑफ ए थिंग। मुझे ऐसी फीलिंग है मेरी। और वो जो बिंबो वाला है, वो कॉन्सेप्ट तो अब नहीं रहा। इतना तो सबको समझ आ रहा है कि आज की लड़की जब उठ के जाती है तो उसको बिल्कुल पता है उसके जहन में क्या है, उसको क्या करना है, उसको क्या चाहिए, कैसे वो काम करेगी। शी कॉल्स द शॉट्स, और वो पर्सनालिटी ऑरा में समझ आ जाता है। अब वो भी तो नहीं रहा ना। पहले एक सीक्रेसी भी बहुत होती थी, है ना, कि सब बोलता था तो सबको लगता था हम बाहर जा रहे हैं तो हम वाइट साड़ी पहन के जाएंगे, या बाल गूंद के गजरा लगा के जाएंगे, तो सबको लगेगा कि हम घरेलू। अब वो सब निकल गया है। सो क्योंकि तभी लोगों को लगता था अरे बेवकूफ़ बना रही है, तो वीक है। इट इज़ नॉट इवन बिम्बो, इट इज़ वीक है, इसको संभालना पड़ता है, दैट काइंड ऑफ फीलिंग। आज वो होता नहीं। और हमको रोल्स भी क्यों ऐसे मिल रहे हैं, बिकॉज सोसाइटी में भी आप देखिए लोग रेडी हैं एक्सेप्ट करने के लिए कि एक औरत उठ के कह सकती है कि भाई, मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ, मैं पहले आपको जस्ट टू मेक दैट पॉइंट, यू नो, मैं उनमें से नहीं हूँ जो बोलती है कि ओ इक्वल पावर फॉर वुमेन एंड विमेन आर ग्रेट। नो, आई थिंक मेन आर वंडरफुल एज आर विमेन। पीपल आर गुड एंड नॉट सो गुड इन जनरल। सो आई डोंट हैव दैट जेंडर थिंग। नहीं तो किसी को लगेगा शी इज बिकमिंग अ फेमिनिस्ट, बट मुझे लगता है नहीं, देयर इज अ चेंज एंड दैट इज रिफ्लेक्टिंग इन द रोल्स दैट वी गेट। एक किसी फिलोसोफर ने कहा था कि इक्वल कोई नहीं होता, सब स्पेशल होते हैं। बिल्कुल, ना तो कोई ऊपर है ना कोई नीचे है, ना बराबर है, स्पेशल है। कोई किसी से किसी मामले में कम ज्यादा नहीं है। अब जय कृष्णमूर्ति के स्कूल में अगर आप डालेंगे बच्चों को, वहाँ एग्जाम्स नहीं होते, बिकॉज उनकी सेम फिलोसफी कि ये कंपैरिजन करके हम बच्चों को ये नहीं कहना चाहते कौन किससे बेहतर है। ये पूरी सिस्टम में उनका यही बिलीफ है कि एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। जी, दिस इज सच अ नाइस कन्वर्सेशन। आई नो, दिस इज सच अ गुड कन्वर्सेशन। तभी तो ये फेमस है। No, really, because क्योंकि ये conversation में थोड़ी diversity होनी चाहिए. Of course, we are promoting the film, but it is such a nice conversation. Good. मैं बहुत बातें कर सकता था, पर समय की बहुत कमी है। और अगली बार जरूर मौका मिलेगा। आप यूं ही बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आपको मिल रहे हैं, और अच्छे मिलें, और आपको मोर पावर। और उम्मीद है अगली मुलाकात होगी तब बहुत अच्छे प्रोजेक्ट साथ होगी। और ये फिल्म 11 नवंबर को आपकी रिलीज होनी चाहिए। 11 नवंबर। और उम्मीद है लोगों को पसंद आएगी, जैसे सूरज जी की पिछली फिल्में परफॉर्म करती रही हैं। जी, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।